नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रासायनिक विज्ञान प्रश्न सेट नंबर फर्स्ट आज हम लोग लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न जिसके अंतर्गत आते हैं। तो रासायनिक विज्ञान सामान्य ज्ञान का फर्स्ट सेट है और आइए देखते हैं फर्स्ट सेट, जिसमें अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीटेट ग्रेड 2 और खास करके रेलवे ग्रुप डी या रेलवे से संबंधित जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं सभी के लिए और महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट होने वाली हैं। आइए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। और आज का पहला पॉइंट है द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की जो प्रकृति होती है, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों को अध्ययन किया जाता है। द्रव की प्रकृति के अंतर्गत यानी कि रासायनिक विज्ञान की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक विज्ञान कहलाता है। अगला पॉइंट है कि लेवासिये को रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न आता है कि रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? तो रासायनिक विज्ञान के जो जनक हैं वो लेवासिये हैं, यानी कि लेवासिये को रासायनिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। पॉइंट नंबर तीन है सूक्ष्म द्रव सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें अणु कहते हैं। यानी कि जो छोटे से छोटा जो कण होता है उसे अणु कहते हैं और अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। प्रश्न आता है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं? परमाणु जो है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। यानी कि जो द्रव है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे अणु कहते हैं, और अणु जो मिलकर बनते हैं वो परमाणु से मिलकर बनते हैं। आइए पॉइंट नंबर चौथा देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 कि अणु सदैव गतिशील अवस्था में रहते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। अणुओं में हमेशा कैसी ऊर्जा रह पाई जाएगी? गतिज ऊर्जा पाई जाएगी और हमेशा गतिशील अवस्था में अणु रहते हैं। गतिशील अवस्था में अणु रहते हैं। ताप बढ़ाने से इनकी औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 कि कणों की गति को ब्राउनी गति कहते हैं। जो कणों की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्राउनी गति कैसे कहते हैं? कणों की जो गति होती है उसे ब्राउनी गति कहते हैं। और पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो है आपका, पॉइंट नंबर 6 जो है संघनन किसी पदार्थ के वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ये संघनन की डेफिनेशन है कि जब कोई पदार्थ है वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है, वाष्प से जब वो द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो इस क्रिया को कहते हैं संघनन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? संघनन क्रिया कहते हैं। और आइए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। तो ऊर्ध्वपातन की डेफिनेशन पॉइंट नंबर 7 में दे रखी है। कुछ पदार्थ जैसे आयोडीन, कपूर, अमोनिया, क्लोराइड या नौसादर आदि साधारण ताप पर ही ठोस अवस्था में सीधे वाष्प में परिवर्तन होने की जो परिवर्तन जो हो जाते हैं, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा सीधी लैंग्वेज में, सही लैंग्वेज में बताता हूं कि जब कोई पदार्थ है वो पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में परिवर्तित होता है, लेकिन जब कोई पदार्थ है वो बिना किसी गैस अवस्था में बदलते हैं, बिना ठोस अवस्था से, बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट किस में बदल जाता है? वो गैस अवस्था में बदल जाता है, सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो कारण ये है कि कोई ठोस पदार्थ है और वो बिना द्रव अवस्था में नहीं बदलकर डायरेक्ट किसमें बदल रहा है? गैसीय अवस्था में बदल रहा है। तो इस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऐसी क्रिया है जो कोई ठोस पदार्थ द्रव में न बदलकर सीधा गैस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। तत्वों के मूल पदार्थ हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं।
तत्व वे मूल पदार्थ हैं, तत्व जो होते हैं वे मूल पदार्थ हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। और वर्तमान में 117 तत्व ज्ञात हैं। वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं? 117 तत्व ज्ञात हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है कि हीरा तथा ग्रेफाइट भी तत्व है। हीरा तथा ग्रेफाइट भी तत्व है, ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। प्रश्न आता है कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से तत्व है? तो कार्बन के जो अपर रूप हैं वो हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल @सक्सेस पॉइंट बाय के सर को, और ऐसी प्रकार से ऐसे वीडियो और ऐसे लेक्चर को समय समय पर प्राप्त करते रहें। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है, पॉइंट नंबर 10 है तत्व द्रव की ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि तत्व जो होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। उदाहरण सोडियम तथा कार्बन तत्व ठोस हैं, पारा और ब्रोमीन तत्व द्रव हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व गैस है। ये पॉइंट जो है इतना आईएमपी पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि तत्व जो होते हैं वो ठोस अवस्था में भी रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं और गैस अवस्थाओं में भी रहते हैं। तो इसके जो उदाहरण है कि ठोस के जो उदाहरण है सोडियम और कार्बन जो दोनों हैं वो ठोस के उदाहरण हैं, और द्रव के जो उदाहरण है पारा और ब्रोमीन दोनों क्या हैं? द्रव के उदाहरण हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हैं? ये दोनों गैस के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 है कि पारा ही केवल ऐसा धात्विक तत्व है, क्या है? पारा ही केवल ऐसा धात्विक तत्व है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न आता है कि साधारण ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा तत्व है? तो द्रव अवस्था में पारा ऐसा केवल एकमात्र ऐसा तत्व है जो साधारण अवस्था में साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। साधारण ताप पर किसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और आइए देखते हैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। प्रश्न आता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन को एक आवारा तत्व की भी संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोला जाता है। आवारा तत्व अगर प्रश्न आता है आपको हाइड्रोजन लगाना है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। तो जल जो है हमारा हाइड्रोजन जो है सॉरी H2O जो है वो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में जल रह सकता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि जल यानी कि H2O एक यौगिक है। जल क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना है, अथवा जल में परमाणु क्रमांक 1 से 8 तक के परमाणु संख्या के अनुसार निश्चित अनुपात 2:1 में पाया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु रहेगा, और ये मिलकर क्या बनेगा? H2O बनेगा, यानी कि हमारा जल बनेगा। और आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र है वो CO2 है। यह भी एक प्रकार का यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार का यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CO2 है। जिसका सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? CO2 है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी कि अगला पॉइंट, जो अगला पॉइंट है कि साधारण नमक जो है, साधारण नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड के रूप में भी जानते हैं, साधारण नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड के रूप में भी जानते हैं, यह भी एक यौगिक है। साधारण नमक क्या है? यह भी एक यौगिक है। यह सोडियम यानी कि Na और Cl से बना है। Na और Cl मिलकर क्या बनाता है? NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। यह सोडियम और क्लोरीन के एक एक अणु परमाणु के परस्पर संयोग से बना है, जिसका अणु सूत्र होता है NaCl, यानी कि सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड
आर्गन तथा जलवाष्प इत्यादि मिश्रण है। अगर मिश्रण अगर आता है, मिश्रण पूछा जाता है कि निम्न में से मिश्रण है और आपके सामने चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो वायु जो है, वायु एक प्रकार की ऑक्सीजन है जो कि मिश्रण है, नाइट्रोजन मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण है, आर्गन मिश्रण है और जलवाष्प मिश्रण है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। और आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है बारूद पोटेशियम नाइट्रेट, सोडा, गंधक और चारकोल का मिश्रण है। बारूद जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल का मिश्रण है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है पीतल तांबे यानी कि कॉपर जो है और जस्ते जिंक का मिश्रण है। पीतल जो है, पीतल किस किस से मिलकर बनता है? पीतल मिलता है तांबा यानी कि कॉपर से, और जिंक यानी कि जस्ते से मिलकर बनता है। क्या बनता है? पीतल बनता है। और मिश्र धातु के ऊपर भी प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न आजकल देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से निवेदन है कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल @सक्सेस पॉइंट बाय के सर। कॉन्टेक्ट नंबर है 6264651008। और आइए देखते हैं फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं यानी कि सेट जो हमारा चल रहा है रासायनिक विज्ञान, प्रश्न नंबर पहला सेट जो चल रहा है उसमें हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा कि पारा यानी कि 20 नंबर का पॉइंट है पारा। ये पिछले से इसमें हो चुका है। पारा द्रव धातु एवं तत्व तीनों है। पारा जो है वो द्रव धातु है और तत्व भी है, धातु भी है, द्रव भी है और तत्व भी है, ये तीनों है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट कि ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। ये जब इनको गलाया जाता है तो इनका जो आयतन होता है वो सिकुड़ता है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22। पॉइंट नंबर 22 जो है सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनाने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे में आकार को पूर्णतः प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सांचे में वही पदार्थ डाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि सांचे के आकार जो है पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट 23 वाला पॉइंट है चांदी और सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती हैं, केवल मोहर लगाई जाती है। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या बोलता है कि चांदी और सोने की जो मुद्राएं ढाली नहीं जाती हैं, क्या किया जाता है? केवल उसके ऊपर मोहर लगाई जाती है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट कि मिश्र धातुओं का द्रवणांक उन्हें बनाने वाले पदार्थ के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने से पदार्थ का गलनांक घट जाता है। अशुद्धियां डाल देने से पदार्थ का जो गलनांक है वो घट जाता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 25। और पॉइंट नंबर 25 आ चुका है दोस्तों, और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक जरूर करें। देखते हैं पॉइंट नंबर 25। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी के साथ होगी। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से के साथ होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट है द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी के साथ होगा। वाष्पन क्या होगा? उतनी ही तेजी के साथ होगा। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाए, वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी द्रव को उबालते हैं तो वो क्या होता है कि वो वाष्प में बदल जाता है, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, वो उस जल का क्वथनांक कहलाता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट 28 नंबर का पॉइंट है दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे हम दाब को बढ़ाते हैं तो द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा, तथा दाब घटाने पर द्रव का क्वथनांक घट जाएगा, तथा दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक जो है वो घट जाएगा। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और
पॉइंट नंबर 29 है कि परमाणु जो है यह तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। पॉइंट नंबर 29 है कि परमाणु यह तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अगला पॉइंट है कि अणु जो है तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। ये तत्व और परमाणु और अणु की डेफिनेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर हम सेशन को समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा जो फर्स्ट नंबर का जो सेट है वो यहीं खत्म होता है। और आइए देखते हैं फिर से हम ऐसे ही हम हर रोज बहुत मोस्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।